हाय, आई एम शालिनी चौधरी। आइए अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। कल की क्लास में हमने एक प्रैक्टिस सेट पेपर किया था और अपना टॉपिक कंप्लीट किया था एनर्जी का। एनर्जी में हमने मार्वेल मॉडल के परिवर्तन पढ़े थे। उसमें हमने 8 अनुपात 8 का नियम पढ़ा था, सिद्धांत पढ़ा था, किसने दिया है, क्यों आया था। और उसके बाद हमने आपको एक चीज और बताई थी, जो आपका था, आर्गोनोमिक शब्द बताया था। उसकी कुछ पिक्चर स्लाइड दिखाई थी कि कार्य करने का नई तरीका, नया मतलब बिल्कुल सिंपल साधारण तरीका क्या होता है, यानी कि कार्य सरलीकरण, वर्क क्लासिफिकेशन क्या होता है। अब हमारे इसमें तीन चीज चल रहे थे। कौन सा? एनर्जी, यानी कि शक्ति, टाइम, शक्ति और मनी। तीन रिसोर्स हम पढ़ रहे थे ना। हमारा टाइम कंप्लीट हो चुका है, हमारा रिसोर्स कंप्लीट हो चुका है। आज हम क्या पढ़ेंगे? मनी पढ़ेंगे, यानी कि धन, धन संसाधन पढ़ेंगे, या खाली मनी मैनेजमेंट इसको बोलते हैं, पढ़ेंगे। उससे पहले मैंने आपको एक चीज में दिखाना चाहूंगी, समझाया था कि मनी मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, या मनी मैनेजमेंट में क्या मेन पॉइंट होते हैं। मनी मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया था कि टाइम मैनेजमेंट में बताया था कि टाइम टेबल पे करते हैं। ऊर्जा में बताया था कि जैसे कैलोरी वगैरह कैसे बचाते हैं। और इसमें बताया था कि जो हमारा बनेगा वो बनेगा जैसे सूची, यानी कि पहले एक इंडेक्स बनाएंगे, फिर अनुमान लगाते हैं, फिर समायोजन करते हैं, फिर योजना लिखते हैं। अनुमान यानी कि एक रफली आइडिया, और अनुमान से जो हमारी टोटल इनकम होती है, उस टोटल इनकम को उसमें देखते हैं कि कहाँ कहाँ हम माइनस कर सकते हैं, कहाँ कहाँ अपने खर्चे घटा सकते हैं। खर्चा होने के बाद जो हमारा बिल्कुल बीच, दोनों का बीच का कोरिलेशन बनता है, उसे हम समायोजन कहते हैं। और फिर फेयर अपना लेखा लिख लेते हैं, सूची तैयार करते हैं। तो इसमें जैसे कि मैंने बताया था, बच्चों की ट्यूशन फीस, रेंट, कपड़ा, बिल, खाना, दवाई, मनोरंजन, अतिथि गेस्ट या अदर एक्सपेंसेस। तो एक रफली हमने आइडिया ले लिया था कि बच्चों की जैसे ट्यूशन फीस है और स्कूल फीस है, ये तो कंपलसरी है, इसमें तो आप कोई भी एडजस्टमेंट कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये तो जानी ही जानी है। इसके बाद आप कपड़े पे बचा सकते हैं, कि इसमें एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि सपोज देन आपको किसी शादी में जाना है, और पिछले महीने आप किसी शादी में गए थे, तो उसमें जो आपने ड्रेस बनाई थी, या किसी की बर्थडे पार्टी में जो बनाई थी, तो आप उससे, उस ड्रेस से भी काम चला सकते हैं ना। कोई कंपलसरी नहीं है कि आप हर फंक्शन के लिए नए कपड़े बनवाएं या फालतू खर्चा करें। जहां हम 4 जोड़ी बनवाते हैं, वहां 2 जोड़ी में भी तो काम कर सकते हैं। बिजली का बिल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी बिजली यूज करते हैं, कैसे बिजली सेव करते हैं, बट फिर भी ये बेसिक नीड होती है, कंपलसरी ये देना होता है। खाना, खाने के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता, क्योंकि जब अच्छा शरीर होगा, अच्छी हेल्थ होगी, तभी तो हम अच्छा स्वास्थ्य मन रखेंगे और आगे कम काम कर पाएंगे। दूसरा, दवाइयां, अगर आपके घर में कोई बड़े हैं या किसी की दवाई वगैरह चल रही है, तो यहाँ भी आप नहीं बचा सकते। मनोरंजन, मनोरंजन पे आप बचा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको ये दिया था, एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ, कि अगर आप वीकली पिक्चर देखने जाते हैं, जैसे हर फ्राइडे सैटरडे कोई पिक्चर रिलीज हो रही है, और आप बहुत अच्छा कमाते हैं, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप इजीली जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके खर्चे ज्यादा हो रहे हैं और आपकी इनकम कम है, आय कम है, तो आप क्या करेंगे कि आप हफ्ते में ना जाएं, आप महीना 2 महीने में एक पिक्चर देख आए, या अदर पिकनिक वगैरह में कहीं जाके कम इस खर्च कर सकते हैं, या इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। या अतिथि गेस्ट, इस पे भी आप बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? कि आपके घर कोई गेस्ट आया, आपने कहा कि चलो भाई, अपनी वाह वाह कराने के लिए, अपनी तारीफ कराने के लिए, कि बाहर खाने खाना चलते हैं, रेस्टोरेंट में खाना चलते हैं, या घर में ही हम उसके लिए 36 भोज बना रहे हैं। 36 भोज ना बना के, अगर हमारे पास घर में 2 रोटी सब्जी या दाल रोटी बन रही है, हम जैसा खा रहे हैं सेम अगर हम अपने गेस्ट को दें, या थोड़ा सा उससे अच्छी तरीके से मॉडिफाई कर दें, उसमें सलाद लगा दें, अच्छा सा तड़का लगा दें, उसको थोड़ा सा और अच्छा बना दें, तो जैसे करके भी हम अपने उसके लिए गैस में बचा सकते हैं। फिर अदर एक्सपेंसेस में आपके छोटे छोटे खर्चे आते हैं, जो इसमें आप बचा भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। तो मान लिया किसी की इनकम है 50,000 रुपये महीना, वो कमाता है, खर्चे जा रहे हैं उसके 60-70 के आसपास, तो इन दो, इसको इनमें से माइनस करके, कहाँ वो माइनस कर सकता है, इसके इक्विवेलेंट लाना है। और साथ ही क्या करना है? सेविंग भी बचानी है, इसमें इसमें सेविंग भी करनी है। तो इस तरीके से हम अपना बनाएंगे, बजट बनाएंगे, कि हमारे खर्चे भी पूरे हो जाएं, पारिवारिक जो जरूरतें हैं, जो नीड है, हमारी आवश्यकताएं, वो भी कंप्लीट हो जाएं, और हमारे पास सेविंग के लिए भी कुछ बचे। तो जब इसका समायोजन करके हम फेयर बजट बनाएंगे, फेयर योजना लिखेंगे, वो यहाँ लिखेंगे। अब अपना
टॉपिक पे हम आते हैं धीरे धीरे। ये तो इसका बेस था जो मैं आपको बता रही थी, रिपीट करा रही थी। अब इस पे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि धन मैनेजमेंट है क्या या कैसे करते हैं। अब आया हमारा टॉपिक धन व्यवस्थापन यानी कि मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट क्या होता है? जो हमारे आपने अभी मैंने आपको बताए थे कि ग्रास एंड कैंडल ने और जो निखिल एंड डार्सी थे उन्होंने दो बताए थे, मानवीय और अमानवीय साधन। साधन को दो भागों में डिवाइड किया था, मानवीय और अमानवीय। मानवीय कौन से थे? मानवीय वो साधन थे जिनको हम छू सकते हैं, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, चुरा नहीं सकते, वो हमारे मानवीय थे जो इंटरनली हमारे अंदर होते। जैसे माँ बेटे का प्रेम, किसी की पसंद, इच्छा, इस तरह के जो होते हैं जिनको हम ईर्ष्या, दुख, प्रेम करना और खुशी महसूस करना, ये सब जो है जो हम किसी की ना चुरा सकते हैं ना किसी के साथ बांट सकते हैं, वो सारी चीज ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, वो मानवीय थे। और जो छू सकते हैं, देखी जा सकती है, छुई जा सकती है, चुराई जा सकती है, वो अमानवीय थे। तो ये हमारे जो भौतिक संसाधन है, जो मनी है हमारी, जो मनी संसाधन है वो हमारा एक भौतिक संसाधन है। पहले तो ये याद आता है फर्स्ट लाइन वन लाइनर क्वेश्चन में कि धन संसाधन या धन व्यवस्थापन किस तरह का साधन है, तो यानी कि भौतिक साधन है। तो ये एक भौतिक साधनों में से भी क्या है, एक महत्वपूर्ण साधन है। क्यों है? क्योंकि जब वास्तविक जो है जीवन को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? धन की जरूरत पड़ती है। जब हमारे पास मनी होगी तभी तो हम अपनी जीवन की जरूरतें पूरी कर पाएंगे। तो इस जीवन चलाने के लिए या किसी चीज को व्यवस्थित करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसमें महत्वपूर्ण साधन है, संपूर्ण व्यवस्था का एक संचालन वास्तव में धन पर ही आधारित होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन का प्रयोग करता है। अतः धन का व्यवस्थापन एक अत्यंत आवश्यक क्रिया है। कैसे आवश्यक क्रिया है? क्योंकि अगर आपके पास आप कुछ नहीं कमाते हैं तो आप ना तो कपड़े पे खर्च कर सकते हैं, ना खाने पे खर्च कर सकते हैं, ना अपने आप पे खर्च कर सकते हैं। यानी कि अपनी जो जरूरतें हैं, आपके जो लक्ष्य हैं, उन्हें कंप्लीट करने के लिए कहीं ना कहीं धन भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, यानी कि एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है अपनी आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए। जिस प्रकार समय, व्यक्ति एवं शक्ति, जैसे टाइम जरूरी होता है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, एनर्जी जरूरी होती है, उसी तरह मनी भी जरूरी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर होता है मनी का भी। और इन तीनों के यूज से ही आप क्या करते हैं, तीनों के सहयोग से अपने जीवन को आसान बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं। इसके बाद आप क्या आते हैं, अब क्वेश्चन उठता है कि ये मनी आएगी कहाँ से? भाई मनी होगी तो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे ना, लेकिन मनी आएगी कैसे? तो उसके लिए क्या होना जरूरी है? आय। आय मतलब कि हमारे पास रिसोर्स होना चाहिए कि किस काम को हम कर रहे हैं, किस काम को करने से हमें आय की प्राप्ति होती है। अब आय क्या होती है? आय तो सभी को पता होगा, जो हमारी कमाई होती है, जो हमारी इनकम होती है। धन के व्यवस्थापन में आय की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस प्रकार जीवन के स्तर को बढ़ाने के लिए शक्ति एवं व्यवस्थापन की अत्यंत आवश्यकता होता है, उसी प्रकार आय का तात्पर्य सभी प्रकार के लाभ एवं सेवाओं से है, जो कि प्रवाह में एक परिवार को एक निश्चित समय में प्राप्त होती है। यानी कि जो एक फैमिली है, हम ये मैं आप या हमारा परिवार है, एक निश्चित समय में जो हमारी आय आती है, इनकम आती है। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं, तो मेरी आय कहाँ से आती है? स्कूल से। क्योंकि मैं अगर पढ़ा रही हूँ, मेरा प्रोफेशनल है टीचिंग, तो टीचिंग करके मैं पैसे कमा रही हूँ। या आपके घर में हाउस वाइफ है, आपके हस्बैंड है, आपके फादर है, वो कहीं से बाहर से कमा के लाते हैं। जब वो कमा के लाते हैं तब उनके कमाए गए पैसों से ही क्या होता है, हमारे घर की या हमारी दैनिक आवश्यकताएं पूर्ति होती हैं। तो इसलिए आय का क्या है, एक महत्वपूर्ण स्थान होता है मनुष्य के जीवन में। ग्रास एंड कैंडल ने इसकी परिभाषा दी है। उनके अनुसार पारिवारिक आय, ये सेम है डेफिनेशन, वो आपसे ऐसे पूछ लेगा कि पारिवारिक आय वह मुद्रा है जो कि वस्तुओं और सेवा तथा संतोष का प्रवाह करती है, जो कि परिवार के अधिकार में आवश्यकताओं तथा इच्छाओं को पूर्ण करने एवं
उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हुए आती है। यानी कि आय जो है, इनकम जो है, एक वो रिसोर्स है जो हमारे परिवार की पूर्ति करती है, इच्छा पूरी करती है, जरूरतों को पूरा करती है, या एक सुखद जो जीवन हम जी सकते हैं उसे जो मतलब उसमें हमारी सहायता करती है, या फिर ये कहें कि हमारी सेवा, लक्ष्य, जरूरतें, नीड सबको पूरा करके हमें संतोष की प्राप्ति देती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एक ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। प्रयत्न, प्रयत्न क्या होता है कि एफर्ट्स, जब आप किसी चीज के लिए एफर्ट्स करते हैं। मैं सुबह उठती हूँ, अपने घर का काम करती हूँ, रेडी होती हूँ, जाती हूँ, स्कूल जाती हूँ, तो वो क्या मेरा प्रयत्न है पैसे कमाने का। तो मैं जब जाऊंगी, सुबह रेडी होंगी, कमाऊंगी, कमा के जब मैं वहां स्कूल पहुंच जाऊंगी, बच्चे पढ़ाऊंगी, तो मैं एक प्रयत्न कर रही हूँ आय को बढ़ाने का। प्रयत्न से फिर मुझे आय होगी, आय से क्या होगा, आवश्यकताएं जो मेरी नीड है, मेरे परिवार की जरूरतें, वो जरूरतें पूरी होंगी। और जब जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो फिर बाद में क्या होता है, संतोष होता है। संतोष यानी कि सेटिस्फैक्शन होता है। और जब सेटिस्फैक्शन होता है तो आदमी कहीं ना कहीं मन में खुश भी होता है। क्यों, ये कल मैंने आपको कल भी बताया था कि जब हम कोई टारगेट बनाते हैं, जैसे हमने टीजीटी पीजीटी टारगेट बनाया हुआ है, फॉर्म फिल नोटिफिकेशन आ गया, फर्स्ट स्टेप हमने अपना क्या है, फॉर्म फिल किया, उसके बाद अपने आसपास रिसोर्स इकट्ठे किए, बुक्स, कोचिंग पढ़ना, प्रैक्टिस सेट पेपर, ये सब कंप्लीट किया, फिर एग्जाम दिया, एग्जाम के बाद हमारा रिजल्ट आया, आई एम सिलेक्टेड। सिलेक्टेड होने के बाद जो एक खुशी होती है, जो मन में एक संतोष मिलता है कि जो मैंने एम अपना चुना था, या जो लक्ष्य टारगेट मैंने बनाया था, आज वो अचीव कर लिया है, मैं सेटल हो गया हूँ। तो वो जो एक खुशी होगी, एक उत्साह होगा, एक सेटिस्फैक्शन आपके माइंड में होगा, वही क्या होता है, संतोष होता है। इसके बाद आय उपार्जन के क्या कैसे कौन कौन से होते हैं, ये दो प्रकार से होते हैं आय उपार्जन, जैसे कि उपार्जित आय और अनुपार्जित, यानी कि अर्न, जिसे कमाया जा सके और जो बिना कमाए हो। जैसे कमाने का जो जैसे नौकरी वगैरह हम करते हैं, जिसमें बंधी हुई सैलरी आती है, और जो अनअर्न होता है, जैसे आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, घर पे पापड़ बना रहे हैं, या कोई भी आप घर पे बैठ के वर्क टू होम अगर आप कर रहे हैं और उससे छोटी छोटी आपकी इनकम हो रही है। ये दो आय दो तरह की होती है, कौन सी, अर्न और अनअर्न। और आय का उपार्जन दो ही, इसको अब डिटेल्स में देखते हैं क्या है ये। आय का उपार्जन दो तरीकों से होता है। जैसे उपार्जित आय में व्यक्ति स्वयं प्रयत्न करता है और प्रयत्न के परिणाम स्वरूप आय की प्राप्ति होती है। जैसे अगर आपको कहा जाए कि एक इसमें एग्जाम्पल ज्यादातर आपको वो पियोन का दे देगा, या फिर किसी गवर्नमेंट सेक्टर से उठा लेगा, कि एक सिपाही जो होता है, वो जब ड्यूटी कर रहा है, ड्यूटी के टाइम उसको ड्यूटी के रूप में जो उसको वेतन मिल रहा, मतलब वेतन तो उसका आंसर ही होगा, जो उसको आय हो रही है, यानी कि उसको जो पैसे मिल रहे हैं, तनख्वाह मिल रही है, वो किसके अंतर्गत आती है। तो उसमें वो पूछ लेगा उपार्जित आय के या अर्न के, तो अर्न के वेतन के रूप में तो उसको वो धनराशि दी जा रही है, तो वो वेतन के अंदर आती है। तो इसलिए परिणाम स्वरूप आय की प्राप्ति होती है। परंतु अनुपार्जित आय में व्यक्ति स्वयं प्रयत्न न करके दूसरों पर निर्भर रहता है, अर्थात बिना परिश्रम के पैतृक धन संपत्ति, लॉटरी, उपहार इसके अंतर्गत आते हैं। अर्न में जिसमें वो अपने पे एफर्ट्स डालेगा, खुद मेहनत करके कमाएगा। अन में जो उसको गॉड गिफ्टेड हो जाती हैं, जैसे मेरे पिताजी की संपत्ति। भाई किसी के अगर करोड़ों लाखों की संपत्ति है, तो उसकी लॉटरी कहीं लगी है, तो वो क्या करेगा, वो एफर्ट्स नहीं करेगा। उसके लिए टीजीटी पीजीटी क्या मायने रखता है, जिसकी करोड़ों की इनकम है, जिसको यही नहीं पता कि उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, तो उसके लिए छोटी मोटी चीजें क्या है, उसने कमाई थोड़ी ना, उसको तो सब क्या मिला, गॉड गिफ्ट हुआ उसको तो कहते हैं ना वो पुस्तकानी पुस्तकानी वसीयत मिल गई, तो वो आपकी अनअर्न्ड में आएगी, जो उसने कमाई नहीं है, जो उसे गिफ्ट के तौर पे दे दी गई है, या उसको आपके उसके पेरेंट्स से मिली है, या फिर उसकी लॉटरी लग जाए, या किसी का कहीं तुक्का बढ़िया बैठ जाए, तो उस तरीके से जो होती है वो आपके अर्न में होती है। और अर्न में होती है जो आप मेहनत करके कमा रहे हैं। जैसे कोई पुलिस वाला है, कोई टीचर है, कोई घर पे एफर्ट्स डाल रहा है,
अब कोई घर में अगर ट्यूशन पढ़ा रहा है तो वो आनी तो कर रहा है ट्यूशन की फीस, क्यों? क्योंकि वो अपना टाइम निकाल के बच्चों के साथ मेहनत कर रहा है और साथ ही साथ क्या है, उसमें अपना टाइम दे रहा है, एनर्जी भी लगा रहा है पूरा, और उसके साथ जब वो मेहनत करेगा देगा तो उससे जो बच्चों के घर से जो फीस आएगी वो उसकी इनकम होगी, चाहे वो लिटिल अमाउंट हो चाहे वो बिग अमाउंट हो, लेकिन वो उसके एफर्ट से, प्रयास से वो उसको कमा रहा है। इसके बाद आपका आता है पारिवारिक आय के साधन। पारिवारिक आय के साधन कौन कौन से होते हैं? नंबर एक, वेतन। वेतन जैसे मैंने आपको बताया था कि जिसमें आप श्रम लगा, मतलब श्रम लगा के, यानी कि मानसिक रूप से जिन कामों में मानसिक श्रम लगता है या उसके प्रतिफल में प्राप्त आय को ही वेतन कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि एक अगर टीचर है तो वो स्कूल जा रही है, स्कूल से जो उसे बच्चों को पढ़ाने के बदले, टीचिंग के बदले जो मिल रहा है, जो सैलरी मिल रही है, वो आपका क्या है? वो वेतन है, वेतन मिल रहा है। एक मजदूर हो रहा है, एक मजदूर होता है किसी फैक्ट्री में, मजदूर है, लेबर है, वो मजदूरी कर रहा है पूरे दिन, मेहनत तो वो भी कर रहा है ना, एफर्ट्स डाल रहा है, तो मेहनत के बदले जो उसको, जो सारे दिन बेलदारी जो करता है, उसके बदले जो उसको अमाउंट मिलता है वो क्या होता है? वो उसका वेतन नहीं, वो उसकी मजदूरी होती है। सैलरी वेतन से पुण्य होता है जिन्हें सैलरी मिलती है। सैलरी यानी कि बंधी एक इनकम होती है, जैसे आपका गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर में टीचिंग हो, या फिर खुद का कोई ऐसा लाइक एज ए डॉक्टर जैसे कोई प्रोफेशनल हो। तो इसके बाद आपका आता है व्यक्ति विशेष द्वारा कार्यक्षम योग्यता, कुशलता, अनुभव एवं पद में उत्तरदायित्व के अनुसार वेतन की मात्रा कम या अधिक होती है। वेतन प्राय प्रतिमाह मुद्रा के रूप में प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि जिनको एवरी मंथ मिलता है, मतलब मंथ में एक बार मिलता है। मजदूरी क्या होती है? पर डे पे भी होती है। मैंने अभी आपको बताया ना कि कोई मजदूर है, कोई लेबर है, वो भी वो बल्कि ज्यादा एफर्ट्स कर रहा है, वो दिन भर तसले उठा रहा है, लेकिन उसके बाद क्या है, उसको वेतन नहीं मिल रहा, उसको पगार मिल रही है, यानी कि उसको मजदूरी मिल रही है। कैसे? क्यों? क्योंकि उसका डेली के डेली पर डे वाला हिसाब होता है। तो वेतन के साथ साथ कार्य के अनुसार तथा पद अनुसार अन्य सुविधाएं जैसे आवास, वाहन, स्वास्थ्य सुविधाएं या भ्रमण करने की, घूमने की जो होती है, जो पिकनिक वगैरह का आपको एलटी वगैरह जो मिलता है, निःशुल्क शिक्षा व चिकित्सा आदि। वेतन में कई प्रकार के भत्ते जैसे महंगाई, मकान, यात्रा, प्रशिक्षण आदि पूर्व निर्धारित होते हैं। अब ये हमारे वेतन में ही होते हैं। जैसे मजदूरी का मैं बाद में समझाऊंगी, आपको पहले वेतन क्लियर कर देती हूँ। वेतन में क्या है, जैसे कोई गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट में क्या है, गवर्नमेंट उसके बच्चों का खर्चा उठाती है, रहने के लिए आवास देती है, कहीं कहीं उसे घूमने के लिए एलटी भी दी जाती है, या फिर प्राइवेट में भी किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में वो जॉब कर रहा है तो उसको सारे भत्ते दिए जाते हैं ना, उसका पीएफ भी कट रहा है, उसको मकान का भी दिया जा रहा है, उसको फैमिली खर्चा भी दिया जा रहा है, उसका मेडिकल भी दिया जा रहा है, उसके बच्चों की फीस भी दी जा रही है, घूमने के लिए ईयर में या वीकेंड में घूमने के लिए उसको एलटी भी दिया जा रहा है। तो वो सब किस में होते हैं? वो वेतन में होते हैं। क्लियर? आई होपफुली कि आपका क्लियर हो गया होगा कि वेतन क्या है? प्रतिमाह मिलने वाली मुद्रा या प्रतिमाह मिलने वाली सैलरी, आय जो होती है हमारी, वो वेतन कहलाती है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि आवास की सुविधा दी गई हो, वेतन भत्ते कटे हो हमारे, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दी गई हो, बच्चों की शिक्षा फ्री हो, आदि खर्चे आ जाते हैं। सेकंड ऑप्शन आता है आपका मजदूरी। मजदूरी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जो एक मजदूर होता है अथवा श्रमिक होता है, जो शारीरिक श्रम करता है, करने वाला व्यक्ति जो होता है, जो सारे दिन एक लेबर मजदूरी करता है और उसको दैनिक रूप से मजदूरी को दैनिक या साप्ताहिक या अर्धमासिक, यानी कि या तो वो पर डे के हिसाब से लेगा, या वो वीकेंड के हिसाब से लेगा, या वो फिर आधे आधे 30-15 दिन के हिसाब से लेगा, मासिक रूप में से प्रदान की जाती है। इसमें मुख्यतः दो ही रूप दिए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो कार्य के अनुसार, यानी कि ठेका दे दिया गया, एक समय के अनुसार। जैसे हमने कहीं किसी का मकान बनवाना है, तो मकान बनवाने के लिए जो एक ही आदमी को हम ठेकेदार को चुनेंगे, उसको ठेका दे देंगे कि भाई इतने में तेरा ये
1 लाख 2 लाख जो भी है कि इतने में तेरा ठेका है और इतने दिन में हमें रेडी घर चाहिए, तो वो अब 10 आदमी लगाए या 50 आदमी लगाए, वो ठेकेदार का हेडेक हो गया कि वो उसको किस तरीके से अपने घर को कंप्लीट करा के मालिक को देगा। तो उनका जो मजदूरी होगी, उससे जो हाउस होल्डर है जो घर बनवा रहा है, हाउस होल्डर से कौन ले लेगा? ठेकेदार। ठेकेदार फिर वो लिटिल लिटिल अमाउंट करके किस तरीके से अपनी लेबर में बांटता है वो जानता है। दूसरा होता है एक समय के अनुसार, समय यानी कि सपोज करो कि आपको कोई काम इमीडिएटली आ पड़ा, आपके पास अभी आप कोई किसी चीज के व्यापारी हैं, आपको सामने से फोन आता है कि हमने गाड़ी भेज दी है इमीडिएटली, आप अपना माल उतरवा लीजिए, तो आपको इमीडिएटली लेबर की जरूरत पड़ी ना एट ए टाइम, तो उसी टाइम जो आप एक लिटिल अमाउंट पे तय करके जो मजदूर करेंगे गाड़ी उतरवाने के लिए या कोई भी सामान उतरवाने के लिए, या आपको कहीं शिफ्टिंग करना है घर घर सामान ढुलाने के लिए, किसी भी चीज का जो आप एक लिटिल टाइम एक छोटे टाइम के लिए जो आप मजदूर को करते हैं और उसको पगार देते हैं, वो आपके समय के अनुसार होती है। इसके बाद थर्ड होता है आपका लाभ, यानी कि बेनिफिट क्या होते हैं इसके, इसमें उत्पाद में जोखिम के परिणाम प्राप्त आय में से लाभ कहते हैं, यानी कि जो हमने प्रोडक्शन की है, जो हमने उत्पादन किया है, उस पे जो हमारा जोखिम जोखिम होता है, लॉस या किसी भी चीज का हानि हो जाना, जोखिम के परिणाम स्वरूप उसके रिजल्ट के अनुसार जो हमें प्राप्त आय होती है, यानी कि किसी भी चीज की प्रोडक्शन के प्रॉफिट लॉस, उसमें होने वाले खर्च, सारी चीजें काट के एक बैलेंस शीट बना के जो फाइनल रिजल्ट निकलता है, फाइनल आय जो कैपिटल हमारे पास निकलती है, उस कैपिटल को हम क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं। जैसे मान लिया मेरे पास 100 रुपए थे, 100 में मैंने कोई काम स्टार्ट किया, एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रही हूँ, 100 में कोई काम स्टार्ट नहीं होता, उसमें मैंने देख लिया कि मैंने ये काम स्टार्ट किया था, इतने रुपए मेरे खर्चा आया, इतने रुपए मेरे इसमें हानि हुई, और इतने ये सारे लाभ और हानि निकालकर, मतलब कि यूज खर्च बोल सकते हैं, सही वर्ड होगा खर्च, कि ये खर्च हुए और इतने हानि हुई, टूट फूट या किसी चीज में लग गई, ये निकालकर जो मेरी टोटल अमाउंट था उसमें से ये निकालकर इतना मुझे लाभ हुआ, 20 रुपए बचे, 10 रुपए बचे, 50 रुपए बचे, जो टोटल लाभ हुआ उसी को क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं। या बची हुई जो इनकम होती है लाभ कहते हैं। जैसे ब्याज, किराया, रॉयल्टी भत्ता इत्यादि हम लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे ब्याज, ब्याज क्या होता है? आप किसी को पैसे दे रहे हैं, आप उसको एक अमाउंट देते हैं कि आपने उसको 1 लाख रुपए या 1000 रुपए दे दिए 1% 2% से, तो जो उसने मूल दिया, जो उसने 1 लाख रुपए दिए, वो तो उसके अपने हैं, ना उसमें प्रॉफिट है ना लॉस है, लेकिन प्रॉफिट क्या हुआ उसको? उसको प्रॉफिट हुआ कि जो उसपे से ब्याज आ रहा है उसका 1% के जो 100 रुपए 10 रुपए जो उसके पर डे या महीने के हिसाब से बन रहे हैं, जो ऊपर से आ रहे हैं, वो उसका ब्याज, तो उसको लाभ हुआ ना। ऐसे किराया होता है, किसी ने एक बार कोई स्ट्रक्चर बना के तैयार कर दिया एक मकान और वो किराए पे दे दिया, उसने एक वन टाइम में इन्वेस्ट कर दिया, इसमें 10 लाख रुपए घर बना दिया और उसको किराए के लिए दे दिया, अब उस प्रति माह उससे उसे 15,000 रुपए या 20,000 रुपए किराया आ रहा है, तो वो क्या है? उसका लाभ है। रॉयल्टी भत्ता यानी कि जैसे कोई रिटायर होता है उसको पेंशन वगैरह मिलती है, या फिर किसी का पीएफ कटता है या बाद में वो मिलता है। इसके बाद होता है आपका बोनस। बोनस क्या होता है? बोनस के नाम से सभी को पता है कि बड़े फेस्टिवल्स वगैरह पे बड़ी बड़ी कंपनियां या किसी भी फैक्ट्री में आप वर्क करते हैं तो उसमें आपको दिया जाता है। बोनस क्या होता है? वेतन के अतिरिक्त वर्ष में 1 या 2 बार कुल लाभ से प्राप्त धनराशि का कंपनी द्वारा कर्मचारियों में वितरण ही बोनस कहलाता है। यानी कि कोई कंपनी अगर है वो अपना 1 CR या 1 CR से ज्यादा का टर्नओवर कर रही है ईयरली, वो कमा रही है, यानी कि उसको सेविंग हो रही है इतनी, तो उसमें से जो उसमें कंपनी में जो काम करने वाली लेबर है, जो मजदूर है, उन मजदूरों में वो किसी फेस्टिवल पे किसी खास ओकेशन पे जो लिटिल लिटिल अमाउंट, छोटा छोटा अमाउंट जो बांट देता है एज ए गिफ्ट के त्योहार के रूप में अपने कर्मचारियों को, वही बोनस कहलाता है। इसके बाद आता है आपका ब्याज।
ब्याज मैंने अभी आपको बताया भी था कि जो आपकी धनराशि होती है, जो आप मूल राशि देते हैं, मूलधन देते हैं, मूलधन के साथ साथ जो आपको एक्स्ट्रा इनकम होने लगती है, एक्स्ट्रा पैसे आने लगते हैं, वो आपके ब्याज हो जाते हैं, ब्याज होता है। यानी कि इसको अगर डेफिनेशन हम देखें तो किसी भी उद्योग के लिए विनियोजित लाभ के उद्देश्य से धनराशि अथवा मूलधन के अतिरिक्त प्राप्त धन ब्याज कहलाता है, अथवा ब्याज की दर का निर्धारण मांग एवं पूर्ति के नियम द्वारा होता है। इसका एक क्वेश्चन मैंने कल आपको प्रैक्टिस में भी करवाया था कि अगर किसी को जोर से प्यास लगी है, एक गिलास पानी पीने के बाद अगर वो दूसरा गिलास पानी पीता है तो और उसको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, दूसरा गिलास पानी पीने पर भी संतुष्टि नहीं हो रही, तो वो कौन से किस सिद्धांत पर काम करेगा? तो ऐसे ये है कि प्राप्त लाभ जो है आपको, जो आपके ब्याज दर का निर्धारण जो होता है वो मांग पूर्ति के नियम द्वारा होता है। ब्याज द्वारा प्राप्त आय में से सदैव निम्न कारणों में से परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे जनसंख्या, आपदा इत्यादि। इसके बाद है किराया। किराया मैंने आपको बताया था कि वन टाइम उसने इन्वेस्ट किया और उसके बाद उससे आ रहा है। फिर है लॉटरी। लॉटरी क्या होती है? लॉटरी होती है आपकी एक निश्चित समय की अवधि के पश्चात धन की प्राप्ति हो जाना। यानी कि कोई भी आप जैसे आप निकालते हैं, कुछ लोग गेम्स वगैरह में सट्टा लगाते हैं, या फिर किसी ने एक लॉटरी खरीदी, मान लिया उसने 50 रुपए का टिकट खरीदा लॉटरी का, ठीक है, इसकी कॉस्ट क्या थी लॉटरी टिकट की? 50 रुपए। लेकिन उस लॉटरी में इनाम कितने की थी? वो 1 लाख की लॉटरी, और उस पे एक नंबर, लॉटरी पे एक नंबर पड़ा होता है। लॉटरी खुली तो आपके 50 रुपए के टिकट में आपका नंबर आ गया लिस्ट में लॉटरी का। तो आपको क्या हुआ? अचानक से मिल गया ना, आपको तो कोई एफर्ट्स नहीं डालना पड़ा। क्या हुआ? सिर्फ आपके 50 रुपए तो खर्च हुए, और 50 रुपए खर्च करके अगर आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत आपका साथ देती है और आपका नंबर लग जाए तो आपने कितने कमाए? घर बैठे बिठाए बिना एफर्ट्स डाले 1 लाख। तो ये लॉटरी होती है। फिर रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होती है? परिश्रम लेखक या उसके द्वारा लिखी गई बुक्स, यानी कि किसी को जो इनाम के तौर पर दिया जाता है। जैसे कोई बहुत बड़े विद्वान है, तो विद्वान किस, कोई राइटर है हमारे, ठीक है, जैसे विलियम शेक्सपियर ले लो, रेपुटेड है। जो कोई और अच्छे रेपुटेड माने हमारे लेखक हैं, पत्रकार हैं, उनको जो उपहार के रूप में राशि दी जाती है उसको रॉयल्टी कहते हैं। इसके बाद है आपके भत्ते, जो आपको पता है सैलरी में कटते हैं। छात्रवृत्ति, जो संचायिका वगैरह गवर्नमेंट स्कूल में मिलती हैं, जैसे किसी को कटती रहती है धीरे धीरे, या जब हम स्कूल पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद उसको संचायिका बोलते हैं। जब जैसे 12th तक हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, तो 12th के बाद जब हम अपना 12th सेशन कंप्लीट करके निकलते हैं तो बाद में हमें गवर्नमेंट स्कूल में कुछ छोटा सा अमाउंट हमारा इकट्ठा होता है, वो मिल जाता है, उसे संचायिका कहते हैं या छात्रवृत्ति कहते हैं। या आजकल जो आपको बीच बीच में मिल रही है स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप भी छात्रवृत्ति होती है। पेंशन या ग्रेजुएटी, जो आपको रिटायरमेंट पे मिलती है। पैतृक संपत्ति, जो आपके आपके दादा लाई मिलती है, दादा की या आपके पापा की पैतृक वह होती है। और उपहार, जो आपको गिफ्ट में दिया जाता है, यानी कि आपको किसी को तोहफे के रूप में दिया जाए। जैसे सपोज देन आपका बर्थडे है, आपके पेरेंट्स या आपके गार्जियन ने आपको उपहार के रूप में कुछ पैसे दे दिए हो कि आप गिफ्ट खरीद लेना, ये उपहार होता है। कल हम पढ़ेंगे इसमें आय के प्रकार, आय कितने प्रकार की होती है और आय किस किस तरीके से हम आय कर सकते हैं, और कौन से राइटर ने इसमें अपने क्या मतभेद बताए हैं, उससे रिलेटेड हम कल करेंगे। जो हमारा रह गया था मानवीय और अमानवीय साधन पर प्रैक्टिस सेट पेपर करेंगे, और ये कल आप पढ़ के आइएगा आय के प्रकार, ये हम कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।